अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या होता है, क्या नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपको हल्का फुल्का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास में है, जैसे कि हमारे पास में निलपोटेंट मैट्रिक्स है, हमारे पास में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इंडोलिटरी मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, बहुत अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास में है। उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और फिर साथ साथ ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के भी और डिटर्मिनेंट के भी। समझ में आएगा नहीं आया? अगर हम बीच बीच में अच्छे वाले क्वेश्चन भी ऐड करते रहेंगे तो उससे हो सकता है कई बच्चों को जो है उसमें इंटरेस्ट ना आए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा सा मिला के जो है बढ़ाया है। अभी हम लोग उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास होता क्या है, ओके ना। तो सबसे पहले बात तो जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। चलिए सर, तो डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली, या तो आप इसको मॉडे से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई वाज टॉकिंग, ठीक है साहब। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए क्या है, कोई मैट्रिक्स हो, ए क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, फिर देखते हैं सिंगल ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हम लोग किसी को कहते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट क्या होती है, थ्री ऑर्डर की डिटर्मिनेंट क्या होती है, इस सब के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए सुनने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस मान लीजिए इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा है a2x प्लस ऑफ b2y इक्वल टू 0, ये लिखा है। यहाँ से मुझे आपकी बात बताइए, यहाँ से हमारे पास में y/x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y/x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलना जरा एक बार। y/x का मतलब ये हो गया कि y यहाँ रहेगा, पहले सबसे पहले आप उसको उधर भेज दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस a1/b1 आ रहेगा, माइनस a1/b1। आई बात समझ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस a1/b1 आ जाएगा। आप चेक करके देखो उधर कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से अगर मैं y/x की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस a2/b2। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि माइनस a1/b1 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस a2/b2 के इक्वल है नहीं। चलिए सर, यहाँ से माइनस वन उड़ा दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, a1b2 माइनस ऑफ a2b1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ गया, समझ में आ रहा नहीं आया, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या आपको, मतलब इस एक चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे आपने चीज़ लिखी है ना a1 b2 माइनस a2 b1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इससे कैसे मिला होगा बताओ, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। आई बात समझ, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट हमारे पास बनती है, ओके। और ये कितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट। कितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे पास में ये तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट हमारे पास नॉर्मली इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आई बात समझ में, अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, आपको बोला जाए कि भैया इसका डिटरमिनेंट बनाओ, तो बोलूँगा नॉट पॉसिबल। आई बात समझ, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। आई बात समझ, डिटरमिनेंट केवल किसकी पॉसिबल होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। और स्क्वायर मैट्रिक्स की तो इसकी डिटरमिनेंट तो पहली बार बनेगी। अब मान लीजिए मेरे पास ये दिया हुआ है 1 2 3 4, तो मैं बोलूँगा भैया इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को, मतलब या तो मैं ऐसे लिख दूँगा डिटरमिनेंट ऑफ है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, कैसे लिखूँगा इसको 1 2 3 4। आप समझ सकते हैं कि मैं उसको ऐसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, बोलो 4 माइनस 6 विच इज -2। नहीं आया समझ में, इस तरीके से जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा कि हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई वाज टॉकिंग डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, डिटरमिनेंट इज पॉसिबल, डिटरमिनेंट कब पॉसिबल होता है, पॉसिबल ओनली व्हेन, डिटरमिनेंट कब पॉसिबल होता है, ओनली व्हेन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सीखी, समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए आपने वैल्यू निकाली डिटरमिनेंट की और वो आ गई 0, किसी मैट्रिक्स की आपने डिटरमिनेंट बनाई और मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, 0। दूसरी बात, यहाँ 0 नहीं आएगी, दो ही ऑप्शन होंगे भाई,
या तो जीरो आएगी या जीरो नहीं आएगी। अगर जीरो आ गई तो उसे बोलेंगे सिंगुलर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगुलर। और अगर जीरो नहीं आई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो हम लोग बोलेंगे सिंगुलर है भाई, है ना? क्या चीज सिंगुलर है? मैट्रिक्स सिंगुलर है। आई बात समझ में? अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या बोलेंगे उसे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ से दो बातें आपकी और क्लियर हो गई कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखिए जो भी सवाल बनता है ना, अगर अच्छा सवाल करना है तो उसमें कई शब्दों का एक साथ इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं आपको सवाल अभी नहीं करवा रहा, बीच में मैंने एक दो करवाए थे आपको, ठीक है साहब? तो पहले आप शब्दों को गेम समझिए कि भाई अगर उसने नॉन सिंगुलर कहा है तो क्या कहना चाह रहा है वो। अगर वो नॉन सिंगुलर कह रहा है इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी तुम मैट्रिक्स ले रहे हो ना, मैंने मतलब अगर वो कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब जब तुम उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे ना तो वो जीरो नहीं आएगी। आई बात समझ में? और अगर तुम जीरो आ जाए तो क्या समझ जाओगे कि भाई वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ? देखो मैट्रिक्स की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना पड़ता है तब उसकी वैल्यू निकलती है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैट्रिक्स अरेंजमेंट में डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, मतलब वास्तव में जो यहाँ लिखा हुआ है ना ये 1 2 3 4 ये कुछ नहीं है, ये -2 भी यहाँ लिखा है। नहीं आया समझ में? मतलब ये क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे? -2 बोलूँ या ये बोलूँ एक ही बात है, मतलब -2 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फर्क समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, इसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे आप किस तरीके से देखना है जो इसमें काम होता है, ठीक है साहब? किस तरह कंडीशन बनती है, -2 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये वैल्यू है। ऐसे 3 ऑर्डर की भी होगी, 4 ऑर्डर की भी होगी, कितनी भी ऑर्डर की हो सकती है। बात तो समझ में आ रहा है? चलिए साहब, तो ये हमने समझा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो होती है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट जो होती है वो केवल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉसिबल होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है अगर उसकी डिटरमिनेंट निकाला जाए तो जीरो आता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसकी डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो नहीं आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिएगा क्या आपको पता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सर, सबसे पहली बात हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। हमारे पास पहली बात जो यहाँ पे आती है कह सकते हैं अगर k a लिखा हुआ है तो k की पावर n आप a लिख सकते हो उसे। समझ में आएगा नहीं आया? n क्या चीज है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या चीज है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की तो डिटरमिनेंट बनी होगी। समझ में आएगा नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, मैंने बोला a इज अ 3/3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, a 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 4 ऑप्शन दे दूंगा तो आप क्या बोलोगे भाई? 3 का क्यूब बाहर आएगा और ये बोल दोगे सीधा, यानी कितना हो जाएगा? 27a। नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ऐसे लिखा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? क्यों आया क्यों बाहर उसकी भी बात करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, अगर आपके पास में ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रखी है, फिर उसको डिटरमिनेंट निकालिए आपने। इससे अच्छा आप ये भी कर सकते थे, पहले ए की डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात है, मतलब ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करो फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लो, या फिर क्या करो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो, बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात है, यानी ए बी को ऐसे निकाला जाता है। नॉर्मली मैं मॉड बोलूंगा, इसका मतलब मॉड ए का मतलब यहाँ पे वाला मॉड नहीं है, समझ लो ना बात को। देखो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, और -2 तो इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू -2 आएगी, +2 नहीं बन जाएगी वैल्यू, ध्यान रखना। समझ लो बात को, यहाँ पर दो डंडे का मतलब मॉड नहीं है। हम लोग बोलते नॉर्मली इसे मॉड ही है। वैसे मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 is 2, डिटरमिनेंट ऑफ -2 क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन थोड़ी ना है। हम मॉड 2 बोलेंगे तो 2 है, मॉड ऑफ -2 बोलेंगे तो -2 है, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉड को एज अ डिटरमिनेंट मान के चल रहा हूँ। समझो बात को, तो कई लोग मॉड ही बोलेंगे, लेकिन आपको पता है डिटरमिनेंट टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पे मॉड का मतलब डिटरमिनेंट है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ए बी का मतलब मॉड भी होता है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी ऐसे बोलूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है आता। तो ये बात में बेसिक सबसे छोटी डिटरमिनेंट है, कितने ऑर्डर की होगी? 1 ऑर्डर की। ये 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये भी 1 ऑर्डर है, ये 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। तो मेरे हिसाब से आपकी वाली बात समझ में आती होगी। चलिए साहब, ऐसा आप कितने के लिए भी कर सकते हैं? मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे होता A B C D चल रहा है, 4 के लिए कैसे करोगे बोलो? A B C D, ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आगे की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a की डिटरमिनेंट इस तरह से लिखा गया है, a की पावर n फिर उसका डिटरमिनेंट। इससे अच्छा आप ये काम कर सकते हो कि a की पावर n कर सकते हैं, तो डिटरमिनेंट की पावर n कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे a क्या है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की पावर n है, मैट्रिक्स की पावर क्या है? n है।
जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए, मान लीजिए लिखा हुआ है a क्यूब। आपने a क्यूब का मैट्रिक्स पहले भाई मान लो मैंने बोला कि a जो है वो 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, तो पहले आप a क्यूब निकालोगे, ठीक है सर। a क्यूब कैसे निकालोगे? पहले a स्क्वायर लाओगे, फिर a क्यूब लाओगे, फिर उसको डिटरमिनेंट निकालोगे। बोलो भाई इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इससे अच्छा भी काम करो, पहले सिंपल डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो और उसका क्यूब कर दो, बात खत्म। नहीं आया समझ में? भाई जब कितना फायदा होना प्रॉपर्टी से। भाई एक बात समझ ध्यान से, भाई अगर a क्यूब लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा मैं? पहले मैं a का क्यूब निकालूंगा, a into a करूंगा, a स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स वाले तरीके से, क्योंकि a इज अ मैट्रिक्स। नहीं आया समझ में? तो क्या आएगा? a क्यूब आएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट लूंगा। इससे अच्छा ये है कि मैं सीधा a का डिटरमिनेंट लेके जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब कर दूंगा, बिकॉज़ दिस इज वैल्यू ओनली। भाई इसके अंदर जो लिखा है ये वैल्यू है नहीं वैल्यू, बताया ना मैंने आपको वाली बात, समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। वैल्यू प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आप थोड़ा और अच्छी तरह समझ सकें। ओके, आगे बढ़े साहब? ये समझ में आ गया आपको डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा? चलिए थोड़ा और समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। अभी मैं सब कुछ कंबाइन करके पढ़ा दूंगा तो और मजा आएगा, ठीक है साहब? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे वीडियो को बोर्ड वाले अच्छे देखेंगे। चलिए साहब, तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यह देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर a इज इक्वल टू, आपको यहाँ देखा है x2 और 2x आपको दिया गया है, एंड आपको बोला गया कि भाई a क्यूब की जो वैल्यू है ना वो 125 है, देन फाइंड x। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? मुझे समझ में आ गया क्या? आपको a दिया गया है, ये डिटरमिनेंट है, 2/2 का डिटरमिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलेगा, सॉरी 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलेगा, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये दिया गया a क्यूब का डिटरमिनेंट 125 है, a क्यूब का डिटरमिनेंट कितना है? 125 है। तो बताओ x का। अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा? 125। अगर a का क्यूब 125 है मतलब a की वैल्यू कितनी है? 5 है। डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू, ये जो मॉडल लिखा है ना ये अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है? तो जिसको कितनी है? 5 है यहाँ पे। इसको इसके डिटरमिनेंट बना लो, ये कितना आएगा हमारे पास? x2 2x। अभी मैंने आपको दो ऑर्डर की डिटरमिनेंट ओपन करनी सिखा दी थी, कैसे ओपन करते हैं? सीधे 5 रख दूंगा, तो 5 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, कितना हो जाएगा आपके पास? x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? प्लस माइनस। इसका बड़ा आंसर नहीं आया समझ में? अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पंगा हो जाएगा यहाँ पे। पहले आप a क्यूब निकालोगे, तो उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो उसको 125 से इक्वल करोगे, क्योंकि मालूम प्रॉपर्टी पता थी, हमने जल्दी कर दिया। नहीं है समझ में क्या? तो प्रॉपर्टी का ये योगदान होता है साहब। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे की बात करें कि अगर हमारे पास में हमें 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे, क्या हमारे पास में कंडीशन है, क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें बनेंगी, ठीक है? चलिए साहब समझ में आ गया आपको? अभी देखिए ना कैसे ओपन आप कर सकते हैं, मैं मिक्स करके थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका जो हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से भी चलता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी में दो ऑर्डर की ओपन करना सिखा दिया आपको, अब आप बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं ना। अब हमारे पास में डिटरमिनेंट को ओपन करने के ना आपको 6 वेज होते हैं। देयर आर 6 वेज टू ओपन 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। नॉर्मली हमारे पास 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट होती है ना, मतलब 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके। दो कैसे, जिसमें से एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसको मुझे ओपन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको ओपन करने से पहले एक और चीज मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन आएंगे। क्यों, कैसे, किसके वो समझेंगे अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आया माइनस वो भी समझेंगे, वो अभी इसमें आएगा आगे। -1 की पावर i प्लस जे क्या होता है? -1 की पावर क्या होती है? i प्लस जे, जिसकी पोजीशन इवन होगी वो प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी बात करो, अगर तुम बात करोगे a3 की, सॉरी a1, इसको मैं a1 a2, चलो इसको मैं a1 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? अगर आप a3 को ध्यान से देखो तो वास्तव में जो a3 है ना वो क्या है? a13 है या नहीं है? अरे भाई पहले रो तीसरा कॉलम a13 है ना, a13 की वैल्यू a3 है। a13 का मतलब i की वैल्यू कितनी है? 1, j की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? 4, -1 की पावर इवन आएगी तो आंसर आएगा +1, इसलिए वो प्लस बन जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? ये साइन कन्वेंशन ऐसे बनते हैं। फिलहाल आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे मैंने लिखे वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। हमारे लिए मुझे ओपन करना है, साइन कन्वेंशन पता है कैसे कैसे ओपन कर सकते हो? इस रो 1 रो 2 3 तरीके हो गए, 4 5 6 तरीके हो गए। देयर आर 6 वेज टू ओपन अ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ओपन करने के कितने तरीके हैं आपके पास में? 6 तरीके हैं। इसमें से नॉर्मली रो होता है पहली रो से ओपन कर लेता हूं। ओपन वहां से करने जहां से 0 हो जाता होंगे, ये ध्यान रखो। ओपन कहां से करोगे? जिस रो में या जिस कॉलम में 0 ज्यादा हो, उससे पता क्या होगा? कैंसिल आउट होता रहेगा। अभी आप देखते रहो कैसे। अगर मान लीजिए मैं पहले रो से ओपन करता हूं, है ना, अपन कह सकते हैं कि हम लोग किससे ओपन करने से? बाय r1। कहां से ओपन कर रहा हूं मैं? से बाय r1 या r2
जो भी आप मैं R1 से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस है तो A1 अब कैसे ओपन करोगे, जब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने A1 लिख लिया ना, इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ो, इसके कॉलम को छोड़ो, ये बचेगा। आई बात सुनो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो कितना आ जाएगा, B2C3 माइनस इसकी इससे कर दो कितना आएगा, C2B3। आई बात सुनो मेरा, तो दिक्कत तो नहीं है ना, चले साहब। उसके बाद देखो इसकी माइनस वैल्यू कितना आ जाएगा, A2। क्या करोगे बोलो, इसके कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना है बोलना एक बार, B1C3 माइनस B3C1। अब एक ही बात है, तुम इसको B3C1 बोलो या C1 B3 बोलो, फिर क्या आएगा प्लस A3, क्या आएगा प्लस A3। ओके नाउ प्लस A3 मतलब ये देखो प्लस है तो प्लस आ गया, इसको छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, इसके रो को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा बोलो भाई, B1C2 माइनस यहाँ पे कितना आएगा बोलो भाई, B2C1। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू, अच्छा डिटरमिनेंट को नॉमिनल या तो D बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, एक ही बात है। कई लोग डेल्टा कहते हैं, कई लोग D कहते हैं, चलेगा है ना। हम लोग डिटरमिनेंट को डेल्टा, नॉमिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है उसको डेल्टा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है साहब, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ भाई, A1B2C3 प्लस A2B3C1 प्लस A3B1C2, इसको मैंने गलत ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा A1C2B3 प्लस ऑफ A2B1C3 प्लस ऑफ A3B2C1। समझ में आ रहा है क्या हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ से प्लस उठाया, A1B2C3 यहाँ पे आ गया, ये देखो माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया A2B3C1 प्लस वाला आ गया, और ये पहले से प्लस था तो A3B1C2। अब जो माइनस वाले थे मैंने उनको कॉमन ले लिया, एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस A1C2B3 आएगा, माइनस A1C2B3 आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा माइनस A2B1C3 माइनस A2B1C3, माइनस है ना तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और एक माइनस यहाँ से आएगा A2B1, यहाँ एक माइनस यहाँ से आएगा माइनस A3B2C1। ये वाली बात समझ आ रही है। तो ये भी डिटरमिनेंट, ये भी इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम करने का जो डिटरमिनेंट को एक तरीका होता है हमारे पास में एक्सपेंड करने का या ओपन करने का, उसको बोलते हैं हम लोग सैरस मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरस मेथड कहते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है साहब। ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, कुछ भी लिख लो इससे पहले। हमारे पास जो नाम है, हमारे पास स्वामी है, सॉरस मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है साहब। सॉरस मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है आपको। आपके पास में देखो, जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे निकालूंगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। यह एनसीईआरटी में नहीं है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पे लिख दो C1 C2 C3, ओके। ये आपके पास तरीके से आप इन दोनों को यहाँ से कर दो, दोबारा से लिख दो A1, उसके बाद आप क्या लिख दो यहाँ पे A1 B1 C1, इस कॉलम को भी लिख दो यहाँ पे, और A2 B2 C2, इस तरीके से आप इसको लिख लो। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ये आपको लिख लेना। अब करना क्या है आपको, जब इस तरीके लिख लोगे तो देखो ध्यान से डायगोनल बन जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से मल्टीप्लाई करो पहले इसके इससे, और ये क्या बन रहा है इस तरीके से, आई वाज सॉरी, इन सब की मल्टीप्लाई करो, पता नहीं कितना आएगा बोलो। इसमें A1 B2 C3 कितना आ रहा बोलो, A1 B2 C3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो A2 B3 C1 कितना आ रहा बोलो, A2 B3 C1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो कितना आएगा बोलो, A3 B1 C2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। फिर हम लगा देंगे माइनस, क्या लगाना है माइनस, आई बात समझ में। अब क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल देखो कितने बन रहे हैं, थोड़ा बात हो गया। एक डायगोनल आपके पास बनेगा इस तरीके से लाइक दिस, एक आपके पास ये वाला बनेगा, एक आपके पास ये वाला बनेगा, एक आपके पास ये वाला बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, A3 B2 C1 कितना आएगा बोलो, A3 B2 C1 प्लस बोलो बात करो, इसमें मल्टीप्लाई करो A1 B3 C2 कितना आएगा बोलो भाई, A1 B3 C2, आई बात समझ में, ठीक है साहब। फिर क्या आएगा बोलो A2 B1 C3 प्लस का कितना आ रहा है A2 B1 C3, आई बात समझ में, A2 B1 C3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये दोनों चीज एक ही है, देखो यहाँ पे A1 B2 C3 A1 B2 C3 A2 B3 C1 सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखो ये रहा A1 B2 C2 A1 C2 B3 A1 C2 B3 A2 B1 C3 A2 B1 C3 A3 B2 C1 A3 B2 C1। सरस मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब इससे कई बार ना भाई प्रैक्टिस करोगे जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो समझ ध्यान से, इस वाले प्रोडक्ट में, इस वाले ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं और इस वाले ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बोलना जरा एक बार, A1 A2, इसमें A1 है A2 है A3 है, B1 है B2 है B3 है, C1 है C2 है C3 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सारे हैं नहीं है, इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा इधर भी एलिमेंट है वही सारे के सारे, वो दोनों सेम आएंगे हमेशा, प्रोडक्ट अलग अलग कभी नहीं आता। समझ में आएगा क्या, दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पे एलिमेंट, इन सबका जो प्रोडक्ट होगा ना वो इस वाले ब्रैकेट में भी उतना होगा जितना इस वाले में, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट में जो भी लिखे हुए हैं, दोनों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना उनका
सेम होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए साहब आगे की अगर हम लोग बात करें तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो आपको ओपन करना आ ही जाएगा, सरस मतलब समझ में आया क्या है, तो बेसिक है। इन दो कॉलम को ध्यान लिख लो आप, ओके। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन करोगे जल्दी समझ में आएगा। नॉर्मली हम करते हैं ऐसे ही इसको, ठीक है सर। ये इससे बताएगा ताकि आपको बताया जा सके कि इस ब्रैकेट में जितने भी इस ब्रैकेट में जो प्रोडक्ट होता है उस ब्रैकेट के प्रोडक्ट इक्वल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए साहब ध्यान से देखिएगा, तो आगे की बातचीत कर लेते हैं भाई। इसके बाद हमारे पास साइन करने से आपको समझ में आएगा प्लस माइनस वाला, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं आप उसे ओपन कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लोग देखें यहाँ पे, अब डिटरमिनेंट ओपन करना मैंने बता दिया आपको, मैंने बताया किस तरीके से आप डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप भैया, ठीक है सर, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा प्लस माइनस क्यों आया था। चलिए सर इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया गया भाई यहाँ पे 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0। आई वाज सो इसकी वैल्यू है, मान लीजिए वैल्यू करना है। एक सिंपल तरीका है कि आप कैसे भी ओपन कर दो, तो करोगे तो आंसर तो आएगा। लेकिन बताओ मुझे कहाँ से ओपन करना चाहिए, तीसरे कॉलम से। मुझे कहाँ से ओपन करना चाहिए, तीसरे कॉलम से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दिक्कत तो नहीं है। तीसरे कॉलम से क्यों, जीरो आ रहा है। साइन आपको बताइए, यहाँ प्लस था माइनस था प्लस था, यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस प्लस माइनस था। आई वाज सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हाँ प्लस माइनस। हमारे साइन पर बनाया थी मैंने, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आई वाज सॉल्व, ठीक है सर। तो दिक्कत बात तो नहीं है ना। चलिए सर तो देखो यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप भूल जाओ तो इसको आप ऐसे याद करो भाई, कौन सा नंबर पता A1 3 था, ये कौन सा है हमारे पास, बोलो भाई A2 3 है ना, दूसरी और तीसरा कॉलम। ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट कौन सा है, बोलो भाई A3 3 है। यहाँ पे सम इवन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आएगा, सम ऑड आ रहा है, नेगेटिव साइन आएगा, सम इवन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आएगा। ओपन करो भाई, पहले क्या करोगे 4, जब 4 को ओपन करो क्या करोगे, इस कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, -1 -12। बात समझ में आ रही है क्या आपको, फिर क्या करोगे बोलो, फिर करोगे यहाँ पे A2 3 था तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है साहब। उसके बाद क्या करूँगा 0 इंटू समथिंग, 0 मतलब 0 आ गया, इसके रो को छोड़ दोगे, इसी कॉलम को छोड़ दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, लेकिन करके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि 0 बाहर विराजमान है। फिर आएगा प्लस, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो अब इस 0 का इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा बोलो, इसकी रो कॉलम छूट जाएगी, इसकी रो छूट जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे करेंगे, लेकिन यहाँ 0 है बाहर। तो आपको पता चला 0 की साइड से ओपन करने से कितना फायदा होगा, हमारे दो ब्रैकेट कम हो गए सॉल्व करने, ठीक है। सो द आंसर इज 4 × -13 कितना आएगा, माइनस का 52 आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 52। इस तरीके से आप हमें इसको जो है क्या कर सकते हो भैया, सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए साहब ये प्योर बेसिक चीज़ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है उसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आप ये आप जो है थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, ठीक है साहब। जब आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो हम लोग कैसे जो है कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, डेल्टा इक्वल टू लिखा हुआ है 0, आई बस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस तरीके से लिखा हुआ है, सॉरी माइनस कॉस अल्फा लिखा हुआ है, ओके। ये हमारे पास में एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन अल्फा, ओके। यहाँ पे लिखा है भाई 0, यहाँ पे लिखा है भाई साइन बीटा, आई बस समझ गया। यहाँ पे लिखा है भाई कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्या है भाई माइनस का साइन बीटा, यहाँ कितना है 0। बोला जाए कि इसको ओपन करो तो आप देख सकते हो ना, तो हर रो में एक 0 है, हर कॉलम में एक 0 है, कहीं से भी ओपन करो आंसर आएगा, और आंसर आएगा 0। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, तो कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भैया इसका डायगोनल 0 है इसलिए 0 आया होगा, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में क्या, ओके। ऐसा हमेशा हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हुई तो आंसर 0 आएगा। इसको सिमेट्रिक कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा प्लस का है या माइनस का है, यहाँ माइनस साइन बीटा है प्लस का साइन बीटा है, कैसे डिटरमिनेंट हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। आई बात समझ में क्या। और अगर अच्छा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक का भी 0 नहीं आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक का 0 तब आएगा जब जो ऑर्डर है वो ऑड होगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है ना, ऑड है ना, आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसका आंसर 0 होता है। तो पहली बात तो पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, समझ में आ गया है ना। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे, इधर जो लिखा होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ जो लिखा होगा उसका नेगेटिव। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ माइनस कॉस अल्फा ये इधर वाले नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, इसका नेगेटिव उधर है, इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव उधर है, उसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव उधर है, उसका उधर, बीच में 0। और अगर ऑर्डर है तो आंसर आएगा 0। अब लोग भैया अगर मान लो ऑर्डर इवन हो तो क्या आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा। जो भी आंसर आएगा क्या होगा, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर। आप टू ऑर्डर की ले लो, मान लीजिए आपको बोला भाई टू ऑर्डर की जो है, अब मैंने लिया भाई यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 0 0 यहाँ लिखा है -2 यहाँ लिखा है +2, तो आपका आंसर कितना आएगा 0 + 4 आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में। अगर इवन ऑर्डर की
स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो आंसर क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो आंसर क्या आएगा? 0। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये दो बातें ध्यान रखो। डायगोनल के एलिमेंट 0 होने से 0 आंसर नहीं होता। समझ में आ रहा है? सत्य क्या है? क्या होना चाहिए? ऑड ऑर्डर की डिटरमिनेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। वो क्वेश्चन बीच में आ गया तो मेरे को डायरेक्ट याद अगली बार। ठीक है साहब? हाँ बोलिए साहब। क्या मतलब? मतलब अगर मान लो क्या कह रहा हूँ यहाँ पे 0 0 -2 यहाँ पे 2 होता तो आंसर क्या था? √2 ऐसे होता तो आंसर क्या आता? 0 + 2। हाँ तो √2 का स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर ही हो गया √2 का। आई बात समझ में क्या? नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, चलिए सर समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हमारा बेसिक चीज है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं उसे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? 3x यहाँ लिखा हमारे पास में x1, यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास में 3 2, यहाँ लिखा है 3 2 4 1। हमारे पास इस तरह लिखा है। अब बच्चा जल्दी वाले में क्या करता है? x कंपेयर करता है। 3 3 x 2 हो गया, यहाँ पे x 4 हो गया। ऐसे नहीं करना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना। आपको सॉल्व, ये वैल्यू है, अरेंजमेंट थोड़ा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 3 - x²। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 3 - 8। 3 से 3 कट गया, x² = 8 आ गया तो x वैल्यू निकाल लो, +-2 √2 आएगी। ये बोला मैंने, समझ में आ गया? तो थोड़ा बहुत आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि हमारे पास डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से उसको ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आई बात समझ में क्या? ये गलती मैंने करी थी, मैं 12th क्लास में था। सर जल्दीबाजी में नहीं कर दी, जिसकी वजह से मैं 99 मार्क्स आए थे 100 में से स्कूल के टेस्ट में। समझ रहा हूँ? ठीक है साहब, ये गलती करती मैं टाइम रिप्लेस कर दिया, दिमाग में ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? आई बात सुनिए, ये अपने आप में वैल्यू है, ये अपने आप में वैल्यू है, तो आप सॉल्व कीजिए, देन आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए मैट्रिक्स होती तो बात अलग है। ठीक है साहब, क्या करो तब वो इक्वल ही नहीं होती। अगर देखो सर कि हमारे पास बेसिक चीज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर लोग देखें तो पूरी एक्सरसाइज भाई साहब 4.1 है, तो जल्दी से जाओ 4.1 को सॉल्व करके आगे आ जाना सब आप। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है सर? ध्यान सुनिए, बहुत काम की चीज है, यहीं से सारी गेम पानी शुरू होती है। ओके, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर आप रोज को कॉलम में बदल दो ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ कोई सी भी जिसकी वैल्यू मुझे पता है। आई बात सुनो, तो मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया भाई डेल्टा इक्वल टू, यहाँ में ले लिया 1 1 2 0 1 3 4 1 1। आई बात सुनो, कोई भी डिटरमिनेंट ले लो वैसे आप। आई बात सुनो, टाइम को बचाने के लिए कैसे करेंगे? 1 1 2 0 1 3 4 1 1, इसको सॉल्व करोगे आंसर 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 2। सॉल्व करना हमने पिछली वीडियो में सीखा है। ठीक है सर, एक काम करो, इसके कॉलम को रो में चेंज कर दो, ये रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, तो हमारे पास में नया बनेगा डेल्टा डैश, मान लो नया डिटरमिनेंट बन जाएगा। मान लेते हैं ना भाई, रो को कॉलम में चेंज करने से क्या बनेगी? नई डिटरमिनेंट बनेगी। तो कैसे बोलो? 1 1 2 0 1 3 4 1 1। अब वैल्यू निकाल के देखना जरा एक बार। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। लोगे सॉल्व कैसे करोगे? पहला वाला है, पहला ऐसे रहेगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 - 3 करोगे नहीं करोगे? इसे माइनस, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का 4, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 कितना आ गया? दिस इज 3 - 2। आई बात सॉल्व, कितना आंसर आएगा? यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? प्लस का 4, सो द आंसर इज +2। सेम आया नहीं आया? देन फाइंड रिजल्ट। आई बात समझ में गया? यानी कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में सारे रो को सारे कॉलम पे चेंज कर दोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। आगे बात काम की, कभी जरूरत पड़ने पर हम इस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात सुनो, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी रो के लिए बोलूँ तो कॉलम के लिए अपने आप लागू हो जाएगी, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा ना कुछ भी। नहीं समझ में आएगा? अगर मैंने कोई बात रो के लिए बोली तो वो कॉलम में चलेगी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई? डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, चलिए साहब, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये लिखी हुई है। नाउ दूसरी बात, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। अगर आपने कोई सी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिया तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा भाई? चेंज हो जाएगा। आ जाओ फिर उसी पे करते हैं। डेल्टा इक्वल टू हमने वही डिटरमिनेंट लिख दी, मैंने मिटाई करते हो 1 1 2 0 1 3 4 1 1। इसका आंसर कितना आया था? 2। सही है, 1 1 2 0 1 3 4 1 आया था 2। कोई सी भी 2 रो का आप चेंज करो। आपने बोला कि भैया आप चेंज करना चाहते हो R1 को चेंज करना चाहते हो R3 से। ओके, कर दो चेंज। डेल्टा डैश नई डिटरमिनेंट बनेगी नहीं बनेगी? तो क्या आएगा बोलो यहाँ पे? 4 1 1 0 1 3 1 1 2, क्योंकि आपने R1 को R3 चेंज किया। किसी को भी चेंज कर दो, R2 को R3 चेंज कर दो, उससे क्या मतलब? समझ में आ रहा है क्या? चलिए सर, हाँ भैया, ओके, आंसर निकालो। 4 ऐसे रहेगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कितना आएगा? 2 - 3 -1 आएगा, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, 0 - 3 +1
इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, 0 माइनस 1 ये कर रहा हूँ भाई, कितना आ जाएगा आंसर? दिस इज -4 + 3 -1, कितना आ रहा आंसर? -2। किसका फर्क आया? साइन चेंज आ रहा है ना डिटरमिनेंट की, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं कहीं पर ऐसे ऑपरेशन लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी दे रखी, मैंने कहा कि मैंने R1 को R3 से चेंज कर दिया, तो मैं बाहर एक माइनस लगाऊंगा। आई बात सॉल्व किया, मैंने बोला मैंने R2, अच्छा एक बार और चेंज कर दो, R2 को R3 चेंज कर दो, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। आई बात सॉल्व किया, दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा एक होता है रोल ओवर, क्या होता है? रोल ओवर। रोल ओवर मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो आपको पता है कि भाई ये वाला कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। आई बात सॉल्व किया, ठीक है सर? अगर मान लो आपने कॉलम 1 को शिफ्ट कर दिया कॉलम 3 की जगह, उठा के रख दिया, मतलब इन दो को इधर शिफ्ट कर दिया, उसको इधर शिफ्ट कर दिया। आई बात सॉल्व किया, तो कुल मिला के डिटरमिनेंट ऐसे दिखाई देगी आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है 104, सॉरी क्योंकि मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया ना, इधर आ गए 111 2 3 1 और लास्ट में आ जाएगा 104। आई बस ये बना दिया आपने, मतलब तो पता है आंसर पॉजिटिव ही आएगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपने दो एक तरह काम कर दिया ना। भाई बात सुनो, इसको अपन रोल ओवर से भी समझ सकते हैं। रोल ओवर किसको कहते हैं? जैसे मान लो आपने यहाँ पे कितनी कॉलम को इधर शिफ्ट किया, दो को किया ना। अगर इवन कॉलम को इधर शिफ्ट करो या इवन रो को उधर शिफ्ट करो तो आंसर प्लस में आता है, और को करोगे तो माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना ये तो तरीका सीखा ही है ना, कि अगर आप कोई सी भी रो को दूसरी रो के साथ चेंज करेंगे तो आंसर में माइनस का फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी थोड़ी समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और इन अ कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मैंने सारे बोल दिए थे। अरे बात समझ में क्या? अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो 0 हो या सारे कॉलम मतलब कोई भी एक रो है ना, एनी रो, कोई भी रो, देखो कैसे, कोई भी एक रो अगर 0 हो, कोई भी एक कॉलम 0 हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, मान लीजिए लिखा है 2 3 4 0 0 0 5 9 6, आर बंद करके आंसर 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सारे जो रो नंबर 2 है वो क्या है हमारे पास 0 है। कॉलम में भी वही मैंने बताया, जो नियम रो के लिए वो कॉलम के लिए भी लागू होगा। समझ में आ गया? दूसरा 0 आने का तरीका होता है इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए। मान लीजिए मैंने बोला भाई डेल्टा, इसको डी भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा डेल्टा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, आंसर 0 आएगा और 1 3 सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो रो सेम है, कोई सी भी दो रो सेम है 0 आंसर, कोई सी भी दो कॉलम सेम है 0 आंसर। एक रो कॉलम के सेम है तो आंसर 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ना, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, तो आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में भी हो ना तो भी 0 आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोपोर्शनल का फॉर्म जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है ना, तो मैंने मान लो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया 3 6 9, तो भी आंसर 0 आएगा। कॉमन आ जाएगा ना 3, और हम बात करेंगे बढ़ाया नहीं तो क्या को बात करें। समझ में आया नहीं है? तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अभी हम बात करेंगे कि जब हम डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे समझ में आया आपको? तो इसके बाद ही ऐसा है, ये वाली बात समझ में आई ना? इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। बताया मैंने अभी आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है साहब, अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स k टाइम्स। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, k टाइम्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल किया था मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या डिटरमिनेंट ली भाई मैंने अभी डिटरमिनेंट ली थी 1 1 2 0 1 3 4 1 1। मैं डिटरमिनेंट ली थी भाई 1 1 2 0 1 3 4 1 1। इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था। यहाँ पे आपको दो बातें सीखने को मिलेंगी कि दो डिटरमिनेंट को किसी भी डिटरमिनेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने बोला कि आपने रो 1 में ऑपरेशन क्या लगाया कि रो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 बार 1 से। आई बात समझ, पूरी की पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपने किसी भी रो को 2 से देखो, पहली बात तो क्या होगा, पूरी की पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होने का मतलब है पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैट्रिक्स में क्या करेगा, यहाँ सुनो, अगर आपको मैट्रिक्स लिखा है भाई 1 2 3 4 और अगर मैं आपको बोलूँ 3 निकालो तो क्या करोगे, बोलो भाई 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे ना। यह ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर आपने रो को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो पहली रो ही 2 से मल्टीप्लाई होगी बस। जिस रो को करोगे या जिस कॉलम करोगे वही मल्टीप्लाई होगी, पूरी की पूरी सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करो मल्टीप्लाई। डेल्टा कितना हो जाएगा बोलो भाई, ये डेल्टा डैश नहीं डिटरमिनेंट बनेगी क्योंकि आपने चेंज किया है। कितना आएगा बोलो भाई, 2 2 4 0 1 3 4 1 1। अब इसकी वैल्यू निकालना कितनी आ रही है,
इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई, 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 1 - 3 - 2 ये गया 0 - 12 + 4 ठीक है ना भाई, ये क्या है कितना है 0 - 4 सही में सॉल्व करने जाएगा कितना आ रहा है हो जाएगा -2 बनेगा -4 बन जाएगा, ये प्लस का 24 बन जाएगा, बनना नहीं बन रहा है, ये माइनस का 16 बन जाएगा, 16 4 20 तो आंसर इज 4 कितना आंसर है 4 माइनस का डबल हो गया ना, डबल इसलिए क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, यानी जो डेल्टा डैश है ना, डेल्टा डैश कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नहीं आया समझ में, तो डेल्टा डैश कितने किसके इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहली बार जैसे मैंने r1 मल्टीप्लाई किया तो r1 ही मल्टीप्लाई होगी, समझ में आ रहा है कि ऐसे कॉलम के साथ होता है, पूरी की पूरी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे जैसे मैट्रिक्स में होते हैं, वो यहाँ नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जब मल्टीप्लाई तुमने r1 को किया तो r1 मल्टीप्लाई, जब तुम कॉमन लोगे तो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ तो रो के हिसाब से कॉमन लूंगा मैं, कॉलम अगर यहाँ अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 में कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 0 तो 0 होता है तो क्या लेंगे 0 × 2 देंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो कॉलम से एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो आप, समझ में आएगा नहीं आया। जबकि डिटरमिनेंट में अगर आपको कॉमन लेना है तो पूरे एलिमेंट से बाहर निकालना पड़ेगा उसे, यहाँ ऐसा नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया। पूरे में से अगर कॉमन लेंगे तब कैसे लिखेंगे, पूरे में से कॉमन नहीं लेंगे ना, अलग अलग रो से निकालेंगे हैं, हाँ हाँ वही वो वाली पावर याद हो, अभी मैं डिटरमिनेंट याद दिलाता हूँ। मान लो हमारे पास में डिटरमिनेंट ये होती है, मान लो मैंने बोला डिटरमिनेंट ए है ना, एक काम करो इसको ए मान लो, इसके लिए इसको क्या करो, इसके r1 r2 r3 को सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, समझ बात। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है के ए और आपको इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, यहाँ क्या लिखा है के × ए और उसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, भाई मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, इसका आंसर आता है k की पावर n × ए। क्यों आता है k की पावर, देखना भाई k × ए का मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से मैं इसको डेल्टा डैश को नहीं सकता, दूसरा यहाँ से मैंने बोला भाई ए बराबर मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स दी गई है 1 1 2 0 1 3 4 1 1, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, ये मेरे पास क्या दी गई है मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स दी गई तो k का मतलब क्या है कि भाई पहले k से a को मल्टीप्लाई करो k से a को मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगी बोलो मैट्रिक्स k 2k 0k 3k 4k k ऐसी होगी भाई मैट्रिक्स आ गई। अब तुम्हें क्या निकालनी है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के क्या करोगे, यहाँ तो डंडे लगाओगे और इनको चेंज कर दोगे ऐसे नई लाइन से, करोगे नहीं करोगे चेंज, इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे, जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है बाहर आ सकता है कि, यहाँ से कॉमन आ रहा है बाहर आ सकता है कि, यहाँ से कॉमन आ रहा है बाहर आ सकता है कि, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 2 0 1 3 4 1 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या कॉमन आ गया k क्यूब कॉमन क्यों आया, क्योंकि 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी, ऐसी जब n ऑर्डर की डिटरमिनेंट होती है तो k की पावर n कॉमन आ जाता है, समझ में आ रहा है क्या। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो उतने टाइम हो जाती है, जैसे आपने यहाँ पे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर डिटरमिनेंट भी 2 टाइम्स हो गई। मान लो अगर मैं बोलता मैंने रो 1 में ऑपरेशन लगाया 3, बताओ उसका कितना आता है 6, अपने आप ही ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करो से कितना आएगा 8, 5 से मल्टीप्लाई करो से कितना हो जाएगा 10, समझ में आ रहा है क्या। मतलब अगर मेरे पास डेल्टा लिखा हुआ है, मैंने बोला मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू x है, और जो हमने क्या बोला कि अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ r1 में ऑपरेशन लगाया 10 टाइम्स ऑफ r1 और एक नई डिटरमिनेंट बनती है डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी होगी 10x, नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भाई डेल्टा जो है उसकी वैल्यू x है, उसमें तुमने ऑपरेशन लगाया r1 में 10 टाइम्स ऑफ r1, मतलब तुम r1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सही है। अगर तुम r1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया, ये दिक्कत है आता। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है साहब, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि द वैल्यू डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल्स एनी रोज इनटू द गिवन रो सेम फॉर कॉलम, है ना, किसी भी रो में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, जैसे ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाते थे ना, ये वाली बात पूरी समझ में आ गई ना आपको। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर मल्टीप्लाई करना तो रो वाइज मल्टीप्लाई होगा या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा, कॉमन भी रो वाइज या कॉलम वाइज आएगा, ओके। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पूरी की पूरी डिटरमिनेंट उतने टाइम पे आती है जितने से तुम मल्टीप्लाई करते हो, उसकी वैल्यू उतने टाइम पे आती है, समझ में आ रहा है, आपने मैंने समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इसके बाद मैं वो क्या बता रहा हूँ कि आप अगर ऑपरेशन लगाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब इस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास में कि आर आई, तो आप लिख सकते हैं आर आई प्लस एल्फा आर जे प्लस बीटा आर के, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, इससे वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान रखो मैंने आर आई को मल्टीप्लाई नहीं किया किसी से भी, ओके। अब मैं आपको 4-5 बातें बता रहा हूँ, बताने में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला
मैं आपको लिख के दे रहा हूँ R1 में ऑपरेशन लगाया माइनस R1 प्लस R2, दूसरा R2 में ऑपरेशन लगाया हाफ R2 या 1/3 R2 प्लस R1, और मैंने जो है थर्ड में आपको दे रहा हूँ C1 में मैंने ऑपरेशन लगाया C1 माइनस 2C2 प्लस C3, चौथा मैंने बोला भाई C3 में ऑपरेशन लगाया 2C1, पांचवा R1 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 प्लस 2R3। बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड होगा? पहला वाला वैलिड होगा क्या? नहीं, क्योंकि R1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से। मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसमें ऑपरेशन लग रहा है। पहला गलत है, ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना? इधर लगाओ R2, ये ऑपरेशन सही है? गलत है, क्योंकि जिसमें ऑपरेशन लगता है मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सही है? C1 ये सही है गलत है? ये सही है। देखो C1 में कोई चेंज हो रहा है नहीं ना? ठीक है साहब, यहाँ पर तुम अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने रो के लिखा है वैसे कॉलम के लिए वैलिड होता है, इससे कॉलम में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, क्या ये वैलिड है? ऐसा कब होने लग गया भाई? C3 में ऑपरेशन लगा 2C1, ऐसा होता ही नहीं है ना। C3 में 2C3 हो सकता था ना, 2C3 हो जाता है, 2C1 कैसे हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? भाई C3 मतलब कॉलम 3, कॉलम 3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हो कि 2C1, ये कोई बात नहीं, 2C3 होता तो आंसर सही होता। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये सही है गलत है? डरना मत है, को गलत है ना, क्योंकि माइनस R1 नहीं हो सकता ना भाई, जिसमें ऑपरेशन लगा है उसको प्लस ही जैसा है वैसे ही रहना पड़ेगा, प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऑपरेशन समझ में आ गया क्या? चल, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे मल्टीपल आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी है कि आप केवल दो ही नहीं, आप 3 भी ले सकते हैं, है ना? अगर आपको करके दिखाता हूँ, गलत निकाल के बताता हूँ, ठीक है साहब? बिठा दो उसको, समझ में आ रहा है ना? चलिए साहब, आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ओके नाउ हमारे पास मान लीजिए ये दिया गया आपके पास में डेल्टा, अभी बात डेल्टा यहाँ पे दिया गया भाई 1 1 2 0 1 3 4 1 1, कितना आंसर आया था? 2 आया था। ओके, मैं आपको ऑपरेशन लगाया बताता हूँ, फिर आप चेक करेंगे आंसर। मान लो मैंने कहा मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, मैंने कहा भाई कि मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस 2R2 माइनस 3R3, ऐसे कुछ ऑपरेशन लगा दिया मैंने। ये वाली बात समझ में आ रही है? आते हुए ध्यान से तो बताओ, नई मैट्रिक्स नई डिटरमिनेंट आएगी डेल्टा डैश, नहीं आया समझ में? नई डिटरमिनेंट आएगी ना डेल्टा डैश, लगाना जरा ऑपरेशन किस में लग रहा है? R1 में, तो बाकी में तो कुछ चेंज होगा नहीं, 0 1 3 ऐसे रहेगा, 4 1 1 ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लगा ऑपरेशन R1 मतलब ये रहा आपके पास 1 1 प्लस 2 इंटू R2 0 माइनस 3 इंटू R3 यानी 4, कितना आंसर आ रहा है? -11, कितना आ जाएगा? -11, नहीं आया समझ में? फिर ऐसे इसके लिए देखो R1 1 प्लस 2 इंटू R2 यानी 1 माइनस 3 इंटू R3 यानी कि 1, तो आंसर इज 0, 0 आ जाएगा हमें। ओके, यहाँ देखो ध्यान से 3R3, अच्छा इसके बाद इसमें आता है तीसरे वाले में, कितना हो जाएगा बोलो? R1 प्लस 2R2, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, कितना आंसर आएगा बोलो? 6 में 3 गया 3 बराबर 5, 5 आएगा नहीं आएगा? अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करने का -11 आएगा, ये गया कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 0, ओके ये गया 0 माइनस और ये 12 आएगा नहीं आएगा? सही करो ना भाई, चेक लेना एक बार, प्लस ऑफ उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में 5, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये गया 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, ये तो 0 हो गया। ओके, कितना आ जाएगा? जैसे -2 यानी कि प्लस का 22, ओके माइनस 5 तो 20, आंसर कितना आया? 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। आई बात समझ में क्या? यानी ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके का ऑपरेशन लगाने फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? जब आपने पता होता है कि आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्क पड़ जाएगा। वैल्यू कितना टाइम्स हो जाएगी? 2 टाइम्स, पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 2 टाइम्स हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्टी समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ, ठीक है सर? कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो ये हमारे पास भैया डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टी मैंने समझा दी अच्छी तरीके से। कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 2 जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है सर? ये हमारे पास बेसिक चीज़ है, ओके एंड नॉर्मल सी बात है, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कॉमन कैसे लेते हैं वो भी समझ में आ गया। सब कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ओके? चलिए साहब, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं समेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? समेशन प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, समेशन प्रॉपर्टी समझ में आया नहीं आया? चलिए साहब, तो जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं क्या दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछेगा, ओके? बाकी आप जब पूरी वीडियो देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप थोड़ा सा और समझते जाएंगे धीरे धीरे, ओके? चलिए साहब, अब ध्यान से देखिएगा, समेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास में a प्लस x b प्लस y c प्लस z, इस तरीके से मेरे पास में लिखा हुआ है, ठीक है साहब? यहाँ मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा
और यहाँ पे लिखा है ईटा फाई, हमारे यहाँ लिखा हुआ हमारे पास में डेल्टा। हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो इस अकेली मैट्रिक्स को, इस अकेले डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए बी सी अल्फा बीटा गामा ईटा फाई डेल्टा, समझ लो बात, प्लस एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ईटा फाई डेल्टा। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप ऐड भी कर सकते हैं वापस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन एडिशन देखो, ये दोनों रो सेम होंगी तब ये एडिशन हो सकता है। जैसे मान लो अगर मेरे से कोई पूछ ले, भाई ये लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे लिखा है, प्लस यहाँ लिखा है मान लीजिए 7, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 5, मान लीजिए 6 2 6 7 8 और यहाँ लिखा है 9 10 11, तो क्या करोगे बोलो? ये एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप इनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों नीचे कांस्टेंट है, दोनों दोबारा सेम टू सेम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये रिवर्स हो गया, बोलते हैं एक तरीके से रिवर्स भी पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अब मान लीजिए देखो, जब यहाँ पर a प्लस था तो कितने डिटरमिनेंट बनी थी? दो डिटरमिनेंट बनी थी ना। मान लीजिए यहाँ पर साथ में ऐसा होता a अल्फा प्लस, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर दिया, और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया m प्लस n प्लस p, अगर ऐसे होता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर पहली वाले में कैसे रहता है, अल्फा प्लस n बीटा प्लस n। चलो मैं दोबारा बता दूँ, ये वाली बात समझ में आ गई पहले वाली? चलिए साहब इसको बिठा के दोबारा समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है साहब, पहले क्या करूँगा मैं, इसके रिस्पेक्ट में जो है इसको तोड़ूंगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? पहली वाली रो के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा इक्वल टू मैं ऐसे लिखूंगा भाई a b c अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस p, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ईटा फाई डेल्टा, प्लस क्या लिखूंगा? x y z अल्फा प्लस n बीटा प्लस n गामा प्लस p, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ईटा फाई डेल्टा। मतलब पहले a के रिस्पेक्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं चाहूँ मतलब a के रिस्पेक्ट मतलब पहली रो के रिस्पेक्ट में, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूँ उसको। क्या है करूँगा? दो डिटरमिनेंट बनेगी यहाँ से, कौन कौन सी बनेगी बोलो जरा एक बार? a b c अल्फा बीटा गामा ईटा फाई, यह जाएगा ईटा फाई और डेल्टा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है साहब, प्लस ऑफ ये और दूसरी कौन सी बनेगी? a b c m n p ईटा फाई डेल्टा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसे इसके दो बन जाएंगे, टोटल कितनी बनेगी? 4। आई बात समझ में क्या? अच्छा, जब यहाँ पर केवल इस लाइन में प्लस था तो 2 बनी थी, इस लाइन में प्लस आया तो 4 बनी, अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 8 बनेगी। आई बात समझ में क्या? 8 बनेगी नहीं बनेगी? क्योंकि देखो ध्यान से, इसमें आएगी 8 बनेगी 16 बनेगी, बना के देखनी पड़ेगी आपको कितनी बनेगी उसमें। ठीक है साहब, ओके देखो ध्यान से बना के देख लो क्या दिक्कत है? इसकी 2 बनेगी ना आपके पास में, देखो ध्यान से, अगर इसकी 2 बनेगी तो कितने आएंगे हमारे पास? बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है साहब, यहाँ पे कितना आएगा भाई? एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ईटा फाई डेल्टा, प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा बोलो? एक्स वाई जेड एम एन पी ईटा फाई डेल्टा। 4 बनेगी नहीं बनेगी? आई बात समझ में क्या? अब मान लो हमारे पास में नीचे वाले में प्लस होता, अगर नीचे वाले प्लस होता, मान लीजिए यहाँ लिखा होता हमारे पास में, मान लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? एबीसी हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ भी ले लो इसमें से। मान लो मैंने यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 ले लिया, ठीक है साहब? यहाँ पे था तो यहाँ पर भी आता वही चीज, समझ लो बात हो गया। यहाँ पे क्या था हमारे पास में? a1, यहाँ पे भी क्या रहता? प्लस a2 प्लस a3, यहाँ पे क्या रहता हमारे पास? a1 प्लस a2 प्लस a3। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसे रहता भी ऐसे करना पड़ता पहले, क्योंकि पहले तो एक के रिस्पेक्ट में खुलता ना वो। अब जब हमने दूसरे के रिस्पेक्ट में खोला तो यहाँ पर a1 रहता, यहाँ पर a2 रहता, यहाँ पर a3 रहता, यहाँ पर क्या रहता? a1 रहता, यहाँ पे a2 रहता, यहाँ पे a3 रहता, क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या रहता? a1 रहता, यहाँ पे a2 रहता, यहाँ पे क्या रहता? a3 रहता, यहाँ पे क्या रहता? a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3। फिर रहता इसको तुम खोलते हो, इसके 2 बनते, इसके 2 बनते, इसके 2 बनते, इसके 2 बनते, तो कितने होंगे? 8 बनेंगे टोटल। तो 8 ही बन गए ना क्लास में, इसके 2 नहीं बनेंगे यहाँ पे? 2 4 6 8। समझ में आ रहा है कि 8 डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समेशन प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कैसे होती है? रिवर्स करने में सिखा दूंगा अभी, आना रिवर्स करना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रिवर्स कैसे करके समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर 2 कांस्टेंट हो तो हम पहले को ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉलम में भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये हमारे पास में क्या होती है साहब? समेशन प्रॉपर्टी होती है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलिए साहब, अब हम लोग देखते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट दी, एक्सरसाइज 4.1 जो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए साहब, तो ये हमारे पास में बेसिक चीज रहेगी। ओके, समेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? इसमें एक ही इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको सारे समझा दिए कि सामने प्लस होता तो कैसे कैसे करते। ठीक है साहब, नो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जितनी प्रॉपर्टीज थी मैंने बता दी है। बाकी उन्होंने जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया 4.2 का।
आई बात समझ में क्या 4.2 को कैसे करेंगे उसको मैं सिखा देता हूँ आपको क्या क्या आपको करना है, ठीक है साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज सिखा देता हूँ ताकि आप कुछ एक्सरसाइज कर सकें। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये चलो इसको अपन बाद में कर लेंगे, पहले प्रॉपर्टी सिखा देता हूँ ताकि आप 4.2 कर लेंगे, ठीक है साहब। समझ में आ गया नहीं आगे वाली, ओके। वो हम उसी में करेंगे जिस एक्सरसाइज में वो आएगा। तो समेशन प्रॉपर्टी में सिखाने में शायद कामयाब हुआ हूँ मैं आपको, है ना। कैसे हम लोग समेशन करते हैं डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। दो भी डिटरमिनेंट का मतलब नहीं है ना, कितनी भी डिटरमिनेंट होगी हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके सर, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं कि भाई कैसे प्रूफ करेंगे, क्या है क्या नहीं है, जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की अपने कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। मतलब जैसा अगर आप करोगे तो नॉर्मली आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ठीक है। चलिए हमको बोला जाए कि डेल्टा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यानी क्या ABC, B+C, C+A प्लस B 1 1 1, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मान लो हमको बोला जाए कि इसकी वैल्यू बताओ। एक तरीका तो क्या है, ओपन कर दो डायरेक्टली। तो एक तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्ट ओपन कर दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की मदद से इसकी वैल्यू बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साहब। देखो साहब, अभी मैंने आपको क्या बताया था। अगर मान लीजिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया C1 में C1 प्लस C2, ऐसा कर सकता हूं मैं। और ऐसा करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं डेल्टा लिखूंगा सिंपली, इसको कोई फर्क नहीं। आई बात समझ में क्या करा मैंने, C1 प्लस C2 कर दिया, मतलब A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं, ऐसे ही रहेंगे क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं है। A प्लस B 1 1 1। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा पूरे, इस कॉलम से A प्लस B प्लस C बाहर नहीं आएगा। ले सकते ना भाई, कॉलम वाइज कॉमन बताया था मैंने आपको। यहाँ से A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका? सीधे दो रो आइडेंटिकल, दो कॉलम आइडेंटिकल सभी। और जब दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर 0। समझ में आया नहीं आया? पहला था ऐसा खेलेंगे अगर आप आएगा तो। ये पहला था हो गया आपका। आई बात सॉल्व किया। ऐसे मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो ध्यान से इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, आपको बोला जाएगा इसको करके बताओ, ठीक है साहब। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है B माइनस C, C माइनस A माइनस B। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए C माइनस A माइनस B, B माइनस C। यहाँ मान लीजिए आपको लिखा है A माइनस B माइनस C माइनस A। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? और आपको बोला जाए भैया इसके बारे बताओ क्या है ये। आई बात समझ में गया? ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक डिटरमिनेंट है। कैसी डिटरमिनेंट है? साइक्लिक। और ये साइकिल से नहीं बन रही इसमें A माइनस C माइनस A माइनस B A माइनस S चल रहा नहीं चल रहा है। देखो ध्यान से, डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हम लोग ध्यान दें इसमें देखो सबको एक पर ऐड कर दो। C1 का ऑपरेशन लगा दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में? डेल्टा 4 5 करोगे ना, आगे 1 2 में नहीं आएगा आपको। जब 8 10 होंगे आपके सामने तो हाँ ऐसा कर दो वैसा कर दो, तब दिमाग में आएंगे आपके। ऐड करो सब 0 0 0 बन जाएगी भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा? सबको ऐड करो ना, C1 प्लस C2 मतलब इसमें ये भी सब ऐड हो जाएंगे। नहीं आया समझ? मतलब एक लिख के दिखा देता हूं, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। देखो B से B कटेगा, C से C कटेगा, ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी। पहले वाले कॉलम 0 हो जाएगा, बाकी कॉलम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ भी आए कुछ भी आए कुछ भी आए, आंसर 0 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए साहब, समझ में आ गया आपको वाली बात? थैंक यू सो मच।